हेलो फ्रेंड्स, तो हम कर रहे थे अपने पंजाब फाइनेंशियल रूल का सेकंड चैप्टर, जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड होप सो आपको समझ में भी आ रहा होगा। और मैं पंजाबी छोड़कर हिंदी पर मतलब आगे लेक्चर डिलीवर करूँगी। इन केस आपको कोई भी दिक्कत हुई तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे पंजाबी में भी कर सकती हूँ, बट आई फील वेरी कंफर्टेबल विद हिंदी, सो आई थॉट आई शुड कंटिन्यू विद हिंदी। तो आज हम रूल 2.34 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, कोई भी डिफाल्सिकेशंस है या लॉसेस हैं, उसकी रिपोर्टिंग जो हमने करनी है वो एजी को करनी है। उसके रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन है वो अपेंडिक्स बी में दिए गए हैं। द डायरेक्शन इशू बाय कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग द एग्जीबिशन ऑफ लॉस इन अकाउंट्स। जो एग्जीबिशंस हमने अकाउंट्स में करना है वो चैप्टर 6 अकाउंट कोड वॉल्यूम 1 में दिया गया है। अभी हम अपेंडिक्स बी लास्ट में देखेंगे, इसमें मैंने लास्ट में रखा है इसके सेक्शन के। उसके बाद 2.35 क्या कहता है कि द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जो हमने अब लॉसेस और डिफाल्सिफिकेशन की बात की, इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होगी वो सबमिट किसके द्वारा की जाएगी? डिप्टी कमिश्नर के द्वारा एजी को डायरेक्ट, गवर्नमेंट को तभी की जाएगी अगर मैटर इंपॉर्टेंट है, एचओडी को भी की जाएगी थ्रू द कंट्रोलिंग ऑफिसर के थ्रू की जाएगी। अब नेक्स्ट में क्या कहा है, जो कि लॉस अकर हुए हैं, जैसे ही अक्रेंस होगी उनकी वैसे ही रिपोर्टिंग किसको चली जानी चाहिए? अपने सुपीरियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चली जानी चाहिए, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न को इंटीमेट करेगा। अब हो सकता है कि इसकी इंक्वायरी चाहे लेट हो रही हो, लेकिन हमने फिर भी क्या करना है, इसकी जो इंटीमेशन तो वो दे ही देनी है। और जो भी हमने स्टेप्स उठाए हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जो भी इंटीमेशन देंगे उसके साथ पूरी रिपोर्ट लगा कर देंगे। और प्रोस्पेक्ट ऑफ अफेक्टिंग अ रिकवरी की, उससे हमारा प्रोस्पेक्ट क्या है, हम उसकी रिकवरी किस मेथड से कर सकते हैं जो भी लॉसेस किसी और की वजह से हुए होंगे। द रिपोर्ट ऑन अ लॉस अकरिंग इन ऑफिस ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट में बी सबमिटेड डायरेक्ट टू गवर्नमेंट। अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो डायरेक्ट, अगर एचओडी से रिलेटेड लॉस है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को भी रिपोर्टिंग जा सकती है। उसके बाद क्या है, 4 नंबर क्या कहता है, द इन रिगार्ड टू एनी लॉस ऑफ मनी बिलोंगिंग टू म्यूनसिपैलिटी। कोई लॉस है किससे रिलेटेड? म्यूनसिपैलिटी से, स्मॉल टाउन कमेटी से या नोटिफाइड एरिया से है, तब क्या करना है, इट शुड बी रिपोर्टेड बाय द प्रेसिडेंट और एग्जेक्टिव ऑफिसर। तो जो भी इनका जो नोटिफाइड एरिया का प्रेसिडेंट और एग्जेक्टिव ऑफिसर होगा वो रिपोर्ट करेगा किसे किसे करेगा? डायरेक्ट टू डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्टिंग कर देगा, एंड टू द एग्जामिनर लोकल फंड को इंटीमेशन देनी पड़ेगी। इंटीमेशन में आल्सो भी सेंट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर। अगर डिप्टी कमिश्नर चाहे तो वो कमिश्नर को भी दे सकता है इसकी इंटीमेशन रिगार्डिंग कंप्लीट रिपोर्ट के साथ कितनी मनी मीन्स अप्रोप्रिएट हुई, मेथड इन विच एम्बेजलमेंट वाज इफेक्टेड, कि कौन सा मेथड रहा। ठीक है, इस तरीके की सारी उसके साथ कंप्लीट रिपोर्ट दी जा सकती है। और ये सबमिट किसको भी की जा सकती है? गवर्नमेंट को, अगर मैटर क्या है, इंपॉर्टेंट नेचर का है। उसके बाद जो भी फंड जो जिला परिषद के हैं उसमें लॉस अकर हो जाता है तो रिपोर्ट किसको की जाएगी? जो कि जिला परिषद का चेयरमैन होगा वो एग्जामिनर लोकल फंड अकाउंट्स को तो इंटीमेट करेगा ही, आल्सो थ्रो द डिप्टी कमिश्नर टू द कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर का चैनल बनाकर, मतलब उसके जरिए कमिश्नर तक भी ये इंटीमेशन जाएगी लॉसेस की। नेक्स्ट रूल देखिए 2.36 क्या कहता है कि जो अभी हमने गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स में पढ़ा था, सारा प्रोविज़न ये उसी के रिगार्डिंग बात करेगा कि जो भी एडजस्टमेंट होंगी, कौन सी बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट की? इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट है। कैसी होंगी? जो म्यूचुअली एग्रीड होंगी उसी के बेस पर इनकी एडजस्टमेंट चलेगी। उसके बाद क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विच इंक्लूड यूनियन टेरिटरी, तो जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे यूनियन टेरिटरी इंक्लूड हैव एग्रीड अंडर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। इन्होंने रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किया है कि 2500 रुपये तक का अगर कोई क्लेम है तो वो एक दूसरे के मतलब प्रेफर नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ कि क्लेम जो है वो डिमांड नहीं किया जाएगा दोनों गवर्नमेंट की साइड से, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, इसलिए। अब यहाँ पर क्या कहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, किस बारे में हमने अमाउंट को नहीं देखना। जो 2500 की लिमिट अभी हमने बात की कि 2500 तक के क्लेम एक दूसरी गवर्नमेंट को हम मेड नहीं करेंगे, लेकिन ये 2500 की लिमिट अप्लाई नहीं होगी जब कौन सी अंडरटेकिंग्स होती हैं कमर्शियल नेचर की, क्योंकि इन्होंने अपना फाइनेंशियल रिजल्ट निकालना होता है, इसलिए चाहे 1 रुपये का भी क्लेम हुआ तो ये डिमांड करेंगी। उसके बाद थर्ड क्या कहता है कि सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया। अब यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल अरेंजमेंट की बात की, वो कहते हैं कि सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा, हम ये कैसे माने कि कोई आइटम रेसिप्रोकल जो
अरेंजमेंट किया है हमने उसके अंदर कवर होती है या नहीं। तो हमने देखना है कि वो जो आइटम है वो ओकेजनल नेचर की होनी चाहिए और वो सर्विस से रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि सप्लाई से। सप्लाई हो सकती है अगर सर्विस का ही पार्ट होगी तब। अब यहाँ ओकेजनल नेचर क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है ना, डे टू डे कोई ट्रांजेक्शन्स होती है और वो 2500 की लिमिट से नीचे है, लेकिन अगर हम ओवरऑल लेवल पर देखें तो वो काफ़ी बड़ी अमाउंट हो सकती है। इसलिए हमने क्या रखा है यहाँ पर, सिर्फ ओकेजनल नेचर की जो होंगी ट्रांजेक्शन्स उन्हीं को इस रेसिप्रोकल जो 2500 वाली लिमिट है उसके अंडर रखा है। अब उसके बाद जो आगे का प्रोविज़न आता है, बी पॉइंट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन 2500 की लिमिट से ऊपर हो जाएंगी उनकी जो हमने सेटलमेंट करनी है, कैसे करनी है, थ्रू द चेक और बैंक ड्राफ्ट सेटलमेंट्स होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेटलमेंट का तरीका बता रखा है कि किस तरीके से सेटलमेंट होगी। ये हम ऑलरेडी गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल में पढ़ चुके हैं कि जो भी कंसर्न ऑफिसर होगा वो ट्रेजिंग ऑफिसर को क्या बिल प्रोवाइड करेगा, एक इन्वॉइस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, रिक्वेजिशन फॉर बैंक ड्राफ्ट, फिर ठीक है, ये सारा जो सिस्टम था हमने गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल में पढ़ा था, ये वही बात करता है यहाँ पर भी। उसके बाद एडजस्टमेंट विद फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल में। अगर आप बताएंगे मुझे कि ये कौन से रूल में है, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इसमें क्या था मैं ये बता देती हूँ कि कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, नॉन गवर्नमेंट बॉडी के साथ हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तब हमने क्या करना है, हमने उसे रिमिट नहीं करना। मतलब इसमें एक भी कोई भी क्लेम होगा तो हमें मेड करना ही करना है, मतलब कि 1 रुपये की ट्रांजेक्शन को भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब भी इनके साथ हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है फॉरेन गवर्नमेंट या आउटसाइड बॉडीज़ के साथ, तो हमने वहाँ पर अगर किसी की हेल्प करनी है तो हमने ग्रांट इन एड के थ्रू करेगी गवर्नमेंट, ना कि रिमिशन ऑफ फीस या क्लेम के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल में भी पढ़ी है। उसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट के बारे में बात की गई है अपेंडिक्स 3 ऑफ पंजाब फाइनेंशियल रूल वॉल्यूम 2 में। इसके बारे में हम अपेंडिक्स में ही बात करेंगे। द कंडीशन अंडर विच अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में मेक द चार्ज फॉर द सर्विस, इसके अंदर ये बताया हुआ है कि चार्ज कब क्रिएट किया जाएगा, स्पेसिफिक किसके लिए, सर्विस प्रोवाइड और आर्टिकल सप्लाई किया जाता है, तो प्रोसीजर क्या रहेगा, इसके बारे में अपेंडिक्स 3 में लिखा गया है। उसके बाद आगे क्या बात करते हैं, जब भी एडजस्टमेंट होगी तो हमने उसे मिनिमल रखना है, मतलब क्या है, नैरोएस्ट लिमिट तक रखना है। एडजस्टमेंट जब भी होगी इंटर डिपार्टमेंटल होगी तो इन्होंने कहा है कि आफ्टर 3 ईयर की जाएगी जो भी एडजस्टमेंट होगी, लेकिन जो कैपिटल हेड का है उसको छोड़ दिया जाएगा। कैपिटल हेड की ट्रांजैक्शन है और एक कमर्शियल नेचर की अगर ट्रांजैक्शन, कमर्शियल नेचर की जो अंडरटेकिंग है उनकी ट्रांजैक्शन है, उन्हें तो मतलब करंट पीरियड में ही कर लिया जाएगा। लेकिन जो कि दूसरी जो भी रह जाती हैं ट्रांजैक्शन उनको हमने लमसम फिगर में करना है और आफ्टर एवरी 3 ईयर एडजस्टमेंट करेंगे। और इस तरीके से करना है कि जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो कम रहें, ठीक है ना, कैलकुलेशंस कम रहें, मेंटेन फॉर अ सीरीज ऑफ ईयर। फार्मूला जो है एक ईजी सा फार्मूला ड्राइव किया जाए कि किस बेस पर एडजस्टमेंट्स होंगी। तो मतलब बिल्कुल कहने का मतलब है सिंप्लिसिटी रखी जाएगी और आफ्टर 3 ईयर एडजस्टमेंट की जाएंगी, ना कि डेली बेसिस पर। क्योंकि अगर डेली बेसिस पे करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल है तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। उसके बाद इरेजर, ओवरराइटिंग एंड करेक्शन के बारे में बात की गई है। द इंस्ट्रक्शन गिवन इन सब्सिडरी ट्रेजरी रूल 4.11 में लिखे गए हैं कि ओवरराइटिंग रिगार्डिंग इसके अंदर क्या रूल्स फॉलो करने होंगे। उसके बाद इशू ऑफ डुप्लीकेट के बारे में बात की है कि कोई भी जो है डुप्लीकेट इशू नहीं किया जाएगा, बिल हो चाहे वो रिसीट हो, ठीक है, कॉपी ऑफ बिल हो, और देखो मनी रिसीव की रिसीट हो गई, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट फॉर मनी पेड बाय द गवर्नमेंट बॉडी इन अ जर्नल, तो कोई भी ऐसी हमने डुप्लीकेट इशू नहीं करना है। लेकिन अगर ड्राइंग ऑफिसर ने मान लीजिए बिल प्रेजेंट करने से पहले ही वो ओरिजिनल बिल था वो लॉस्ट हो गया पेमेंट से पहले, तो पहले तो हमें ट्रेजिंग ऑफिसर से जाकर इंटीमेशन लेनी होगी क्या इस बिल की पेमेंट हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो इसको इंश्योर करने के बाद ही डुप्लीकेट इशू किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग रूल है पीटीआर का 161, जो यहाँ पर लिखा भी है आपको देख सकते हैं। एक है 101, वो भी इस पीडीएफ के नीचे है, वो मैं इसको डिस्कस करूँगी आज के लेक्चर में ही। नेक्स्ट है साइनिंग ऑफ सैंक्शन, जो भी सैंक्शंस होंगी वो हमने किसने साइन की होनी चाहिए, जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसने साइन की हो, या फिर ऐसा गस्टेड ऑफिसर जो उस अथॉरिटी ने ही क्या किया हो, नॉमिनेट किया हो, मतलब उसे ऑथराइज्ड किया हो, तभी वो जो सारी सैंक्शन ऑर्डर है साइन होनी चाहिए। उसके बाद जो आगे आता है प्रोहिबिशन रिगार्डिंग सेंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन
एट पब्लिक एक्सपेंसेस। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पर्सनल मैटर से रिलेटेड कोई भी क्रॉसपॉन्डेंस होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, वो उसने अपने पर्सनल एक्सपेंस से करना है, ना कि गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई भी इस तरीके के अगर क्रॉसपॉन्डेंस हैं रिगार्डिंग लीव, सैलरी पे, इंक्रीमेंट, कुछ भी हो, यहाँ पे लिखा है देखो, मस्ट बी सबमिटेड इन कवर स्टैम्प विद ऑर्डनरी पोस्टेज नोट विद सर्विस पोस्टेज स्टैम्प। तो मतलब गवर्नमेंट का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से अगर टेलीग्राफिक मैसेज है तब वो भी ऑलरेडी मस्ट बी पेड होने चाहिए। इसी तरीके से टेलीफोन फॉर ट्रंक कॉल्स भी पेमेंट पर्सनल है तो कौन करेगा, एम्प्लॉय कंसर्न ही करेगा। इन केस आपको लगता है कि ऑडिट के नोटिस में ऐसी बात आ जाती है कि कोई पर्सनल मैटर था और जिसके गवर्नमेंट ने पेमेंट कर दी है, गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसे चले गए हैं, तो जिस ऑफिसर कंसर्न का वो एक्सपेंडिचर था उसके नेक्स्ट बिल से उसमें से रिकवरी कर ली जाएगी और उसे रीज़न भी बता दिया जाएगा। कॉल ऑफ वाउचर फ्रॉम द ऑडिट नोटिस ऑफ ऑडिट ऑफिस, कोई भी वाउचर जो अकाउंट ऑफिस में आ गए हैं उसको वापस नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई भी ऐसा अर्जेंट रीज़न नहीं होगा, कोई वैलिड रीज़न होगा तभी ऐसा किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। और अगर वापस किया भी जाता था उसके ऊपर रीज़न स्पेसिफाई किया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये रूल नंबर है रिकवरी ऑफ मनी ड्यू टू गवर्नमेंट फ्रॉम द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट इन अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है उसके बारे में बात की हुई है। इसमें क्या लिखा है, अमाउंट एट द क्रेडिट ऑफ सब्सक्राइबर कंपलसरी और ऑप्शनल। जो भी सब्सक्राइबर के अकाउंट में पैसा है प्रोविडेंट फंड में वो एक कंपलसरी डिपॉजिट है। यहाँ देखिए, इट इज़ अ कंपलसरी डिपॉजिट। दूसरा क्या बात कह रहे हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैचमेंट, कोई भी अटैचमेंट इसके साथ नहीं की जा सकती, किसके द्वारा, बाय कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। क्लेम बाय गवर्नमेंट आर नॉट देयर फॉर कंपल्सरी एंड विदाउट द सब्सक्राइबर कंसेंट रिकवरी फ्रॉम द बैलेंस एट हिज क्रेडिट। तो रिकवर नहीं किया जा सकता जब तक सब्सक्राइबर की कंसेंट ना हो। नेक्स्ट है 2.47 क्लेम अगेंस्ट द रेलवे फॉर गुड इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो कोई भी जो गुड्स हैं जो लॉस्ट हो गई हैं जब वो ट्रांजिट में थी उसके रिगार्डिंग बात की गई है। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कि कंसाइनर ने, जब ये है सेलर, ये है रेलवे और ये है बायर, तो जब सेलर ने रेलवे को गुड्स प्रोवाइड कर दी ट्रांजिट के लिए तब यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होकर रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंसाइनर ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे एक मतलब सेलर की होती वैसे ही रेलवे की स्टार्ट हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गुड लॉस्ट इन ट्रांजिट के बारे में। अब यहाँ पर तो यही लिखा हुआ है। दूसरी बात इसके अंदर रूल जो थर्ड पॉइंट है, आई थिंक थर्ड पॉइंट में क्या है कि इट इज़ इमैटेरियल एज रिगार्ड टू द क्वेश्चन हु इज़ टू स्यू द रेलवेज। रेलवे को स्यू कौन करेगा या फिर कंसाइनर को स्यू कौन करेगा, वो तो कंसाइनी ही करेगा, क्योंकि कंसाइनी लॉस की रिकवरी करना चाहेगा अगर गुड खराब हो जाती हैं ट्रांजिट के बीच में ही। अब यहाँ पर कंसाइनी को एक और ऑप्शन दिया गया है, इन केस मान लो कंसाइनी ने कहा था कि रेलवे के रिस्क पर भेजना, लेकिन उसने जो कंसाइनर ने रिस्क के किस पे भेज दी, ऑनर के, मतलब बायर के रिस्क पर गुड भेज दी। मतलब कोई भी लॉस होगा तो किसको होना होगा, बायर को होगा। तो ये तो उसने गलत किया ना, जो कि कंसाइनी ने जो कहा था उसके अगेंस्ट चला गया बिल्कुल। तो कंसाइनी के पास एक फर्दर रेमेडी है। रेमेडी क्या है, एक सल्यूशन है। कैसे कि जो भी रेलवे बियर नहीं करेगा लॉस तो वो कंसाइनर से क्या कर सकता है, क्लेम की वसूली कर सकता है। तो इसके अंदर यही लिखा गया है। उसके बाद आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड। ये अपेंडिक्स 5 में लिखा गया है कि हमने कौन से अकाउंट्स को, कौन से मतलब रिकॉर्ड को कितने सालों के बाद डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पीरियड विल रेकन फ्रॉम द टर्मिनेट ऑफ कंप्लीट ईयर। जो भी वहाँ पर बात की गई है कि 5 साल के बाद आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हो इस रिकॉर्ड को, इसको 6 साल के बाद, तो हमने वो 6 ईयर कहाँ से काउंट करने हैं, उस कंप्लीट ईयर के ख़त्म हो जाने पर जिससे वो रिकॉर्ड रिलेट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंटीजेंट रजिस्टर है तो वो 2017-18 का है, तो 18 के एंड से 31 मार्च 18 के एंड से हमने वो पीरियड काउंट करना है। उसके बाद जो सिस्टम ऑफ न्यूमरेटर है ये वही बताया गया कि अगर कौन सा रुपी अकॉर्डिंग इंडियन रुपी सिस्टम हमने फॉलो किया था वही हम 10,000 लाख करोड़ में लिखेंगे, और अगर इंग्लिश सिस्टम है तो जो उनका 10,000 इन 100,000 मिलियंस जो उनकी टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। ये तो था चैप्टर नंबर 2। अब हमारा जो इसके अंदर एक तो अपेंडिक्स बी रह गया था, वो किससे था, जब हमने एजी को लॉस और डिफाल्सिफिकेशन के बारे में
रिपोर्टिंग थी के बारे में बात करता है। इंस्ट्रक्शन फॉर रिपोर्टिंग टू द एजी, डिफासिकेशन, लॉसेज, रिमीशन, अबेंडमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ टू रिवेन्यू। तो इस केसेस में हमने क्या करना है, जो भी लॉस होगा पब्लिक मनी का, कोई भी हो सकता है, लॉस स्टोर का, प्रॉपर्टी का हो जाएगा, तो इमीडिएटली क्या करना है, अपने सुपीरियर ऑफिसर को क्या करना है, इंटीमेट करना है, एज वेल एज एजी को करना है। इवन सच लॉस हैज़ बीन मेड गुड, चाहे तो उस लॉस की रिकवरी हो चुकी हो तब भी। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि अगर डिले हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन आपको इंटीमेट कर देना चाहिए। जैसे ही उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी तो फुल कंटेंट के साथ फिर से एजी को इंटीमेट किया जाएगा। द सबमिशन सच ए रिपोर्ट डज नॉट डिबार द लोकल अथॉरिटी फ्रॉम टेकिंग एनी फर्दर एक्शन विच मे बी डीम नेसेसरी। तो यहाँ पर और भी लिखा गया है कि एजी से वो ली जा सकती है, क्या राय ली जा सकती है डिपार्टमेंट के द्वारा कि फर्दर इन लॉसेस को कैसे रोका जाए। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, इफ़ इरेगुलरिटी डिडक्टेड बाय ऑडिट, ऑडिट ने डिडक्ट कर ली थी कोई इरेगुलरिटी इन फर्स्ट इंस्टांट, देन द एजी विल रिपोर्ट, एजी नहीं की है तो एजी रिपोर्ट किसको करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को करेगा। कंसीडर नेसेसरी, अगर कंसीडर उसको लगता है कि ज़रूरी है मैटर, तो वो गवर्नमेंट को भी कर सकता है। अगर पेटी क्लेम 500 रुपये तक का ही है तो ज़रूरी नहीं है कि एजी को रिपोर्टिंग की जाए, लेकिन अगर 500 रुपये भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार ऐसी मतलब मैटर्स होते हैं जिसमें 1 रुपया भी मैटर करता है, तो वहाँ पर हमने रिपोर्टिंग चाहे 10 रुपये की भी होगी तब भी हो जाएगी। तो 500 से नीचे के क्लेम हमने रिपोर्ट नहीं करना है। और जो ये 500 की लिमिट है वो 2000 है, किसके लिए, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट्स के लिए। इसमें सिर्फ ये है कि डिविजनल ऑफिसर साल के एंड में कितने 2000 से नीचे के लॉसेस इस तरीके के हुए हैं उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा। तो ये तो था हमारा अपेंडिक्स बी। इसके अलावा जो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रखेंगे कि अपेंडिक्स बी में हमने ये बताया गया है कि मैटर की रिपोर्टिंग के बारे में। इनकेस कुछ और भी आ जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि हमने ये चीज़ें कहाँ पढ़ी हैं। उसके बाद है लॉसेस ऑफ डुप्लीकेट ऑफ और कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी हमने बात की थी कि कोई भी डुप्लीकेट इशू नहीं किया जाएगा। इन केस अगर करना भी पड़ जाता है तो पहले ट्रेजिंग ऑफिसर से क्या किया जाएगा, एक इंटीमेशन ली जाएगी कि क्या इस बिल की पेमेंट हुई है या नहीं हुई, उसके बाद ही डुप्लीकेट इशू होगा। तो यहाँ पर क्या है, नो गवर्नमेंट ऑफिसर शैल इशू द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ बिल और अदर डॉक्यूमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी विच हैज़ ऑलरेडी बीन पेड। तो जिस बिल पर ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है उसकी कोई भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं होगी। अगर एलिगेशन कैसी है कि ओरिजिनल लॉस्ट हो चुका है, अगर फिर भी इशू करना पड़ जाता है तो ए सर्टिफिकेट में बी गिवन दैट ऑन अ स्पेसिफाइड डे अ सर्टेन सम वाज पेड। तो उसके ऊपर प्रॉपरली लिखा जाएगा कि इस की बिल की पेमेंट इस दिन इस व्यक्ति को हुई थी। उसके बाद दिस प्रोहिबिशन एक्सटेंड ओनली टू द इशू ऑफ डुप्लीकेशन ऑन द एलिगेशन दैट ओरिजिनल हैज़ बीन लॉस्ट। तो सिर्फ जब लॉस्ट हो जाएगा ओरिजिनल तभी इशू किया जाएगा, अदरवाइज नहीं इशू किया जाएगा। इसके बाद इन केस ऑफ बिल पास बाय द ड्राइंग ऑफिसर कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर प्रेजेंटेशन एट ट्रेजरी बट लॉस्ट ईदर बिफोर द पेमेंट और बिफोर प्रेजेंटेशन एट ट्रेजरी। तो पहले ही लॉस्ट हो गया तो गवर्नमेंट ऑफिसर हु ड्रॉ द ओरिजिनल बिल शैल असरटेन फ्रॉम द ट्रेजरी दैट द पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड। वही बात है कि ट्रेजरी से कन्फर्मेशन लेनी होगी कि पेमेंट नहीं हुई इसकी, उसके बाद डुप्लीकेट इशू करेगा। और जो भी डुप्लीकेट इशू किया जाएगा उसके ऊपर लिखा जाएगा कि ये डुप्लीकेट कॉपी है और रेड इन इंक से उसके ऊपर मार्क किया जाएगा। अभी वहाँ पर लिखा हुआ था कि 161, 101 दोनों ही डुप्लीकेट से है रिलेट, तो इसमें भी सेम सिमिलर ही बात लिखी हुई है कि नो गवर्नमेंट ऑफिसर शैल इशू द डुप्लीकेट और कॉपी रिसीट ग्रांटेड फॉर मनी रिसीट और एलिगेशन दैट ओरिजिनल बिल लॉस्ट हो चुका है। लेकिन अगर डुप्लीकेट इशू करना भी पड़ जाता है तो उसके ऊपर लिखा जाएगा कि किस इस दिन इस व्यक्ति को पेमेंट कर दी गई थी इस बिल के रिगार्डिंग। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो जाता है। इन केस कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।